हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारी मैथ्स की वीडियो में आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे क्लास 8 का, चतुर्भुजों को समझना। हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं ये कोशिश करूँगी कि जो हिंदी मीडियम के स्पेशली स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स समझने में प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें हम मैथ्स के बेसिक जो पॉइंट्स है उसको समझा सके और इजी वे में मैथ्स को करवा सके, उसकी प्रैक्टिस। तो क्लास 8 की मैथ्स की वीडियो में आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं, चतुर्भुजों को समझना। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जिसको अगर आप समझ ले, बेसिक पॉइंट्स, तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है सरल रेखा। सरल रेखा किसे कहा जाता है? रेखा आप जानते हैं दोनों दिशाओं में ये जितना हम चाहे इसको बढ़ा सकते हैं। तो सरल रेखा वह रेखा है जो सीधी रेखा है, ठीक है। वक्र रेखा है जो कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। वक्र रेखा में भी दो प्रकार के वक्र हो सकते हैं, खुला वक्र होता है, एक बंद वक्र होता है। अगर कोई वक्र रेखा एक पॉइंट से शुरू होकर अगले पॉइंट तक आगे बढ़ती चली जाए और वो वापस मुड़कर आकर इसी एंड पॉइंट पर खत्म ना हो, तो वो यानी कि इन दोनों के जो एंड पॉइंट्स है वो अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? खुला वक्र कहेंगे। बंद वक्र वो वक्र होगा जिसका एक पॉइंट से शुरू होकर वो वक्र रेखा कंप्लीट होकर दूसरे पॉइंट पर आकर उसी पॉइंट पर आकर बंद हो जाती है। तो ये जो बंद आकृति हमें प्राप्त होती है ये बंद वक्र कहलाता है, ठीक है। अब आ जाता है रेखाखंड। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है और दूसरे बिंदु पर भी आकर खत्म हो जाती है, यानी रेखा का एक भाग जो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य स्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे आपको समझना पड़ेगा, तो एक्सरसाइज इजी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका रेखाखंड से बना वक्र। तो वक्र दो प्रकार के बताए ही मैंने, खुला वक्र और बंद वक्र। परंतु रेखाखंड से किस प्रकार वक्र बनेगा? देखिए, रेखाखंड अगर एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट तक आकर खत्म हो जाता है तो इनके दोनों पॉइंट आपस में नहीं मिले, इस प्रकार का जो वक्र है जो रेखाखंड से बना है उसे हम कहते हैं खुला वक्र। बंद वक्र की सेम वही डेफिनेशन होगी, जो एक पॉइंट से शुरू होकर रेखाखंड से बनता हुआ दूसरे पॉइंट पर आकर उसी पॉइंट पर आकर खत्म हो जाता है, उसे हम बंद वक्र कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सरल या साधारण बंद वक्र। आपके एक्सरसाइज में ये पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके कि साधारण बंद वक्र आप पहचानिए। तो आप कैसे पहचानेंगे? साधारण बंद वक्र वो वक्र होते हैं जो कि क्या होते हैं कि रेखाखंड से चाहे बने चाहे वक्र रेखा से बने, परंतु उनकी वक्रता में कोई जटिलता नहीं होती। कहने का मतलब है वो सिर्फ सिंगल होंगे, ठीक है। इनके बीच में कोई आकृति नहीं होगी, या ये इनके जो कटान बिंदु है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को ये रेखाखंड आपस में नहीं काटेंगे। तो इस प्रकार के वक्र जो है वो सरल बंद वक्र कहलाते हैं। बंद वक्र जो जटिल प्रकार के हैं वो कैसे होंगे? ये रेखाखंड से बना हुआ वक्र है लेकिन ये आपस में कोलैप्स हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद होते हुए बन रहे हैं। इसी तरह से स्टार को देखिए, स्टार की हर एक रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार से बने हुए जो वक्र बनेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? जटिल वक्र कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका बहुभुज। तो बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए इसको, कि रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। अब रेखाखंड से कैसे बनेगा? देखें, ये सारे आकृतियों को आप अगर ध्यान से देखें तो ये सारी आकृतियां रेखाखंडों से बनी है। हर एक रेखा का एक खंड है, ठीक है, 2 पॉइंट्स है। तो इन दो रेखाखंडों से बना हुआ जो सरल बंद वक्र बनेगा, ये जो वक्र आकृति बनी है जो कि आपस में कहीं से भी कहीं किसी भी प्रकार से खुला नहीं है, ये बंद है, तो इस प्रकार से बना हुआ रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ये त्रिभुज है, ये भी आप आकृतियां देख रहे हैं, ये वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये सभी प्रकार के बहुभुज कहलाते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका बहुभुज के प्रकार। तो बहुभुज के प्रकार क्या है? देखिए कितने प्रकार के भुजाओं के आधार पर बहुभुज अनेक प्रकार के हो सकते हैं। बहुभुज की कितनी भी भुजाएं हो सकती है। वो त्रिभुज से कम जो है वो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज कौन सा होगा? त्रिभुज। तो त्रिभुज जिसकी की 3 भुजाएं होती है, इस प्रकार की आकृति आपको प्राप्त होती है। 3 जिसकी 3 भुजाएं हैं, ये त्रिभुज जो है वो बहुभुज का प्रकार है। चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है? देख रहे हैं आप, आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं। वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं। तो ये चतुर्भुज जो है वह भी बहुभुज का ही प्रकार है जिसकी 4 भुजाएं होती है। पंचभुज हो सकता है जिसकी 5 भुजाएं हैं। षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और 10 भुज, इस प्रकार की भुजाएं, अनेक भुजाएं युक्त बहुभुज हो सकती है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है n भुजा युक्त बहुभुज, इसका अर्थ ये है कि जिसमें भुजाओं की संख्या n हो। ठीक है, यानी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, 11, 12, 13 कोई भी संख्या हो सकती है। तो इतनी भुजाओं वाला बहुभुज हो सकता है। अब है बहुभुज के विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं? तो विकर्ण की डेफिनेशन आप देंगे कि बहुभुज के शीर्षों यानी उसकी विपरीत, हमेशा याद रखें जब हम विकर्ण की बात करते हैं तो विपरीत शीर्षों की बात करेंगे, आसन्न शीर्षों की बात नहीं करेंगे। आसन्न शीर्ष कौन से होंगे? जैसे ए और डी पॉइंट, ये दोनों आपस में क्या है? आसन्न शीर्ष है। ठीक है, तो ये दोनों आसन्न शीर्ष है, लेकिन ए और सी पॉइंट को हम देखें तो ये विपरीत शीर्ष कहलाएंगे। तो बहुभुज के जो शीर्ष है यानी विपरीत शीर्षों को मिलाने वाला मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है, ये क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। अब ये जो चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, इस चतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं। इसी तरह से आप इनके शीर्षों को अगर मिलाते हैं तो ये डैश लाइन से जो लाइनें बनाई रखी है, ये सारे क्या है? विकर्ण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज जो है उसके जो इससे बनी हुई आकृति है, आप देखें इस प्रकार का बहुभुज बना है जिसमें क्या है? एक विकर्ण तो अंदर हुआ है और एक विकर्ण जो है शीर्षों को मिलाने पर बाहर प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि विकर्ण केवल बहुभुज के अंदर ही नहीं बनता है, विकर्ण जो है वो बहुभुज के बाहर भी प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बहुभुज के अभ्यंतर और बहिर्भाग। तो आपको ये समझना जरूरी होगा कि अभ्यंतर भाग कौन सा होता है, बहिर्भाग कौन सा होता है। ये एक प्रकार का बहुभुज मैंने आपको दर्शाया है। इसके अंदर अभ्यंतर भाग वो होगा कि बहुभुज की जो आकृति होती है उसके अंदर का भाग। तो ये जो अंदर का भाग है वो भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर भाग। जबकि बहुभुज के बंद आकृति के बाहर का जो भाग होगा, इस बाहर का सारा भाग क्या कहलाएगा? बहिर्भाग कहलाएगा। अब आ जाता है नेक्स्ट, उत्तल व अवतल बहुभुज किसे कहते हैं? तो उत्तल बहुभुज किसे कहा जाता है? देखिए, सभी विकर्ण जिसमें बहुभुज के अंदर उपस्थित होते हैं। अगर किसी बहुभुज के विकर्ण उसके अंदर उपस्थित है, उसके अभ्यंतर में उपस्थित है, तो वो बहुभुज कैसा के बहुभुज कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। इसमें देखिए आप चित्र में, इसमें इसके विकर्ण अंदर की ओर उपस्थित है, इसमें भी अंदर की ओर उपस्थित है। तो ये सारे कौन से हो गए? उत्तल बहुभुज हो गए। नेक्स्ट देखिए अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज कौन से होंगे? कोई एक विकर्ण उसका बाहर होना चाहिए, कम से कम कोई भी एक विकर्ण जो है वो बहुभुज के बाहर की ओर स्थित होना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज। तो उत्तल को आपको ध्यान रखना है, उत्तल आप उसको अंदर से समझे कि विकर्ण अंदर उपस्थित है। अवतल से समझे कि उसका जो तल है उसके बाहर की ओर, यानी कि ये जो बहुभुज बना है इस बहुभुज के बाहर की ओर इन 2 शीर्षों को हमने मिलाया तो ये बाहर की ओर विकर्ण प्राप्त हुआ। तो कम से कम एक विकर्ण अगर किसी बहुभुज का बाहर उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा? अवतल बहुभुज कहलाएगा। यह जो आकृति दी गई है ये भी अवतल बहुभुज का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका सम तथा विषम बहुभुज। सम विषम बहुभुज कौन से होते हैं? सम बहुभुज यानी कि नाम से पता चल रहा है सभी कोण और भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसी तरह से विषम बहुभुज कौन से होंगे? जिसकी कोण और भुजाएं कैसी हो? असमान हो। तो नाम से आपको पता चल गया विषम और सम बहुभुज कौन से होते। अब कुछ रिमेंबर पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि कोण, योग, गुणधर्म। ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी पॉइंट के आधार पर आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोण, योग, गुणधर्म का मतलब क्या है कि कोणों का योग क्या होता है। तो देखिए किसी बहुभुज के कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों यानी अंतः कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो
ये आपको याद रखना है। इसी तरह से अगर n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग हम ज्ञात करना चाहें तो हम उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा आपको बहुभुज की तो भुजाएं कितनी भी हो सकती है, तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, विच इज n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो n भुजा वाले अंतःकोणों का योग आप ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी सॉल्व करो तो ये वाला हिस्सा पहले सॉल्व करना है, फिर आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे आपको दे दी जाए किसी पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए, तो पंचभुज के लिए भुजाओं की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी, 5। अंतःकोणों का योग सूत्र लगाएंगे n-2 इंटू 180 डिग्री, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो मैंने आपको पहले ही बताया, पहले इसको सॉल्व करना है, तो 3 इंटू 180 बराबर कितना आ जाएगा, 540 डिग्री। तो आपको याद रखना है, इस तरह से ये सूत्र द्वारा आप किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, आपको निकालना है। नेक्स्ट आ जाता है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। अब अंतःकोण तो देख लिया हमने, बाह्य कोणों का योग, उससे पहले जानना पड़ेगा कि बाह्य कोण बहुभुज में बनते कैसे हैं। तो देखिए, किसी भी बहुभुज की अगर एक भुजा को हम आगे की ओर बढ़ाते चले जाए एक ही दिशा में, ठीक है, तो उससे बनने वाला, बहुभुज के बाहर बनने वाला जो कोण है वह कहलाता है बाह्य कोण। वह क्या कहलाता है, बाह्य कोण। अब इसमें जैसे बाह्य कोण बनी है इस आकृति में, 1 2 3 4 5 6 कितनी भी हो सकती है, वो बहुभुज की भुजाओं पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इनका योग कितना होगा, तो ये नोटेड है, ये हमेशा याद रखें, इंपॉर्टेंट है कि आपको चाहे कितने भी भुजाएं दे दे, कितने ही अंतःकोण दे दे, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा सदैव कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इसको हमेशा याद रखना है आपको। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको और बता देते हैं आपको कि रैखिक युग्म क्या होता है। हालांकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है रैखिक युग्म किसे कहते हैं, पर हम ये याद रखें कि किसी सरल रेखा पर उपस्थित 2 या 2 से अधिक कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि 2 आसन्न कोण यानी कि जिनका शीर्ष हमेशा एक ही होना चाहिए, इसका शीर्ष हमेशा एक ही होगा। तो 2 आसन्न कोण जब सरल रेखा पर स्थित होते हैं तब उनका योग, अब जरूरी नहीं है 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो तब उनका योग जो है वो क्या कहलाएगा, 180 डिग्री होगा। और इस प्रकार से ये जो 2 कोण बने हैं, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म कहलाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाएंगे रैखिक युग्म। इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो एक कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री हो गया। तो आज की वीडियो में हमने इसके बेसिक पॉइंट्स पढ़े हैं एक्सरसाइज के, और इसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो सारे पॉइंट्स को देखते हुए ही आपका नेक्स्ट वीडियो यानी एक्सरसाइज नंबर 3.1 आप बहुत इजीली कर पाएंगे। तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3.1 एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।